अभी हमें ये इमेजिन करना है पहला केस कि मान लो पायरुविक एसिड को ऑक्सीजन मिला है, बट यहाँ पर एक कोएंजाइम दिख रहा है। दैट मीन्स कोएंजाइम ए का क्या हुआ है? एडिशन हुआ है। किसका? कोएंजाइम ए का एडिशन हुआ है। जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है तो भैया उसको कैप्चर भी तो करने के लिए कोई होगा ना। या मैंने ये भी बताया था जब जब NADH या NAD+ का रिडक्शन होगा तो एंजाइम कौन सी होगी? एंजाइम होगी डिहाइड्रोजनेज। सिमिलरली हमें एंड प्रोडक्ट ग्लाइकोलिसिस का पायरुविक एसिड मिला है, लेकिन हमें तो एसिटाइल कोएंजाइम ए चाहिए ना बच्चों, क्योंकि वही जाता है किसमें? क्रैब में। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द रफ्तार सीरीज। और इसके पहले लेक्चर में जो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स का था उसमें हमने ग्लाइकोलिसिस कवर कर लिया था। अच्छा, थोड़ा सा आपको ब्रीफ दे देती हूँ, थोड़ा सा रिकैप, सो दैट आपको सारा का सारा रिवीजन हो जाए। तो ग्लाइकोलिसिस क्या था? देखो, ग्लूकोज खाया हमने। ग्लूकोज क्यों खा रहे हैं? एनर्जी लेने के लिए। एनर्जी को ट्रैप किया जाता है एटीपी बनाने के लिए, तो ऑब्वियसली बच्चों ग्लूकोज को हम तोड़ेंगे। तो जो सबसे पहले ग्लूकोज गया सेल के अंदर, तो किस प्रोसेस में गया? वो गया है ग्लाइकोलिसिस में। जहां पर ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन हुआ था? नहीं। क्या हुआ था? पार्शियल ऑक्सीडेशन। ये हमें कैसा पता चला? क्योंकि हमने देखा था बच्चों कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड निकलते या 6 वाटर मॉलिक्यूल निकलता, तो हम बोलते कि ग्लूकोज कंप्लीटली टूट चुका है टू गिव 6 वाटर मॉलिक्यूल एंड 6 कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसा हुआ ही नहीं था। कार्बन डाइऑक्साइड तो किसी भी स्टेप में नहीं बना, है ना। पानी का मॉलिक्यूल बना था, बट वो भी 6 वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं बने थे। तो हम यहां से हमें यह पता चला कि ग्लूकोज कंप्लीटली नहीं टूटा था, ग्लूकोज का पार्शियल ऑक्सीडेशन हुआ था टू गिव राइज टू 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। तो हमें मिल गए हैं 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड फ्रॉम 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। अब इस सेल के पास 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड के साथ 2 ATP था। ये नेट ATP था बच्चों, और साथ ही साथ मिला था हमें 2 NADH। अब होगा क्या इसका? व्हाट इज द फेट? अब हम देखेंगे उस पायरुविक एसिड के नसीब में क्या है ना। तो लेट्स स्टडी कि व्हाट इज द फेट ऑफ, लिखते हैं बच्चों, What is the fate of pyruvic acid? ये जो पायरुविक एसिड बना है, इसका फेट कौन डिसाइड करेगा बच्चों? इसका फेट डिसाइड करेगा सेल की नीड। तो सबसे पहला पॉइंट है कि जो फेट ऑफ पायरुविक एसिड है दैट डिपेंड्स ऑन नंबर 1 सेल नीड, दूसरा प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसका क्या मतलब है यार? देखो, ध्यान से सुनना है बच्चों। तुमने खाया ग्लूकोज, तुम्हारे सेल को मिला ग्लूकोज। ग्लूकोज स्प्लिट हो जाता है किसमें? 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड में। अब सेल के पास क्या है? 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। इसके साथ साथ इसको मिला था 2 ATP नेट और मिला था 2 NADH। मिला था ना बच्चों 2 NADH, ये इसका नेट गेन था, है ना। अब ये जो 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड बना है बच्चों, इसका होगा क्या? इसका ये होगा कि अगर इस पायरुविक एसिड को ऑक्सीजन मिल गया तो ये किस में एंट्री मार लेगा? अब ये एंट्री मार लेगा एरोबिक रेस्पिरेशन में। किस में? एरोबिक रेस्पिरेशन में। और इस पायरुविक एसिड को अगर ऑक्सीजन नहीं मिला तो ये किस में चला जाएगा? एनएरोबिक रेस्पिरेशन में। किस में चला जाएगा बच्चों? एनएरोबिक रेस्पिरेशन में, जिसको हम फर्मेंटेशन बोलते हैं। ये हम आगे पढ़ेंगे। अभी हमें ये इमेजिन करना है पहला केस कि मान लो पायरुविक एसिड को ऑक्सीजन मिला है। सो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वो पायरुविक एसिड कहां पर जाके टूटेगा? एरोबिक रेस्पिरेशन में। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में बच्चों आपको पढ़नी है 2 चीज। एक पढ़ना है आपको लिंक रिएक्शन। क्या पढ़ना है बच्चों? लिंक रिएक्शन। और दूसरा पढ़ना है बच्चों आपको TCA साइकिल, या इसको हम क्रेब साइकिल बोलते हैं, या हम इसको सिट्रिक एसिड साइकिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिट्रिक एसिड साइकिल। इनका नाम ऐसा क्यों रखा गया है हम उस बारे में भी बात करेंगे। तो इस लेक्चर में हमें 2 रिएक्शंस पढ़नी है, एक लिंक रिएक्शन, एक TCA क्रेब या सिट्रिक एसिड साइकिल। और दोनों किसके हिस्से हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन का पार्ट। एरोबिक रेस्पिरेशन कब होगा? जब सेल में ऑक्सीजन होगी। तो सेल में ऑक्सीजन होगी तो सीधा का सीधा ये पायरुविक एसिड किस में एंट्री मार जाता है बच्चों? एरोबिक रेस्पिरेशन में। ये है आज के लेक्चर का ब्रीफ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। हमने फेट डिस्कस कर लिया, सो नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स कि व्हाट इज लिंक रिएक्शन। देखो, हुआ क्या है यार? हुआ ये है कि तुम्हें मिला है 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। इसके बाद
कहाँ जाना है बच्चों, हमें क्रैब में जाना है। यार सोचो, क्रैब में पायरुविक एसिड थोड़ी जाता है। क्रैब का जो सबस्ट्रेट है वो तो एसिटाइल कोएंजाइम में है, वो तो बच्चों में मिला ही नहीं है ना। हर रिएक्शन का एक सबस्ट्रेट होता है। जैसे ग्लूकोज का ग्लाइकोलिसिस का सबस्ट्रेट कौन था, ग्लूकोज था, तभी तो ग्लूकोज को लाया गया था किससे, सुक्रोज को तोड़ करके, इजंट इट। सिमिलरली हमें एंड प्रोडक्ट ग्लाइकोलिसिस का पायरुविक एसिड मिला है, लेकिन हमें तो एसिटाइल कोएंजाइम में चाहिए ना बच्चों, क्योंकि वही जाता है किसमें, क्रैब में। तो करते क्या है हम इस प्रोसेस के थ्रू, समझना, करते क्या है हम इस प्रोसेस के थ्रू, हम पायरुविक एसिड को कन्वर्ट करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, कन्वर्ट करते हैं टू फॉर्म व्हाट, टू फॉर्म एसिटाइल कोएंजाइम ए। ठीक है, पायरुविक एसिड बच्चों ध्यान से सुनते रहना, इट्स अ 3 कार्बन कंपाउंड, बट जो प्रोडक्ट बन के आया वो था 2 कार्बन कंपाउंड। दैट मीन्स बच्चों जब जब कार्बन नंबर में रिडक्शन होगा दैट मीन्स CO2 का रिमूवल हुआ है। एक कार्बन नंबर में रिडक्शन है दैट मीन्स एक CO2 रिमूव हुआ होगा। क्या, एक CO2 रिमूव हो चुका है। रिमूवल ऑफ CO2 को क्या बोलते हैं बच्चों, रिमूवल ऑफ CO2 को क्या बोलते हैं, डी कार्बोक्सिलेशन। तो इस स्टेप को कराने के लिए क्या चली, डी कार्बोक्सिलेशन। ठीक है, दूसरा, सबस्ट्रेट में कोएंजाइम ए नहीं था, बट यहां पर एक कोएंजाइम दिख रहा है, दैट मींस कोएंजाइम ए का क्या हुआ है, एडिशन हुआ है। किसका, कोएंजाइम ए का एडिशन हुआ है। नेक्स्ट, पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम ए बना है, दैट मींस ऑक्सीडेशन चली है। क्या चली है बच्चों, याद रखना है आपको, क्या चली है बच्चों, ऑक्सीडेशन चली है। और याद करो हमने पढ़ा हुआ है जब ऑक्सीडेशन चलती है तो इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, लॉस होता है। जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है तो भैया उसको कैप्चर भी तो करने के लिए कोई होगा ना। तो ऑक्सीडेशन हुआ, इलेक्ट्रॉन निकला। इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कौन करता है, याद करो NAD+। तो वो NAD+ यहां भी है, ठीक है, वो NAD+ यहां भी है। NAD+ ने उस इलेक्ट्रॉन को खींच लिया, गेन हो गया, इलेक्ट्रॉन का गेन हो गया, दैट मींस उसका खुद का क्या हो गया, उसका खुद का रिडक्शन हो गया। तो वो किस में बदल जाएगा, NADH+H+। ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज हमने लेक्चर 1 में पढ़ी थी। ठीक है, अब क्या होगा बच्चों, हमने ये पढ़ा है कि देखो रिडक्शन हो गई, NAD+ से NADH हुआ, दैट मींस रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी हुआ। और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजनेशन। या मैंने ये भी बताया था जब जब NADH या NAD+ का रिडक्शन होगा तो एंजाइम कौन सी होगी, एंजाइम होगी डीहाइड्रोजिनेज। तो ये किसने कराया बच्चों, ये कराया है डीहाइड्रोजिनेज ने। कौन सी एंजाइम ने, डीहाइड्रोजिनेज ने। डीहाइड्रोजिनेज हमने कैसे बताया, जब जब बच्चों NADH बन रहा है या NAD+ बनेगा, जैसे इस रिएक्शन में क्या दिखा रहे हैं, NADH बन रहा है, जहां जहां पे NADH FADH बनेगा एंजाइम क्या होगी, डीहाइड्रोजिनेज। अब प्रोडक्ट ये है, सबस्ट्रेट ये है, तो एंजाइम का नाम क्या लगा दोगे, पायरुवेट, पायरुविक एसिड कह लो, पायरुवेट कह लो, बताए थे की बात है। तो एंजाइम का नाम क्या होगा, पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज। ये एंजाइम का नाम है और यही एंजाइम क्या करा रही है, कन्वर्जन कराती है पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम ए में। तो लिंक रिएक्शन में हमने क्या देखा बच्चों, लिंक रिएक्शन में ये देखा कि एक 3 कार्बन वाला कंपाउंड कन्वर्ट हो रहा है 2 कार्बन वाले कंपाउंड में। और जब ये कन्वर्जन चल रही है 3 कार्बन से 2 कार्बन में, तो क्या क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो रहा है, कोएंजाइम का एडिशन हो रहा है, ये ओवरऑल ऑक्सीडेशन हो रही है, और साथ ही साथ NAD+ का रिडक्शन हो रहा है और NADH बन रहा है। इसका बनना ही हमें बता देता है कि डिहाइड्रोजनेशन हुई है, इसलिए एंजाइम लगाए हैं डीहाइड्रोजिनेज। जब NADH बनता है तो हम सबस्ट्रेट का नाम एंजाइम के नाम से पहले लगा देते हैं। तो सबस्ट्रेट यहां पर पायरुवेट था, पायरुविक एसिड था, इसलिए हमने यहां पर लगा दिया पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज। तो साफ सीधी बात, इस चैप्टर में यही पूछा जाता है कितनी ATP बनी, कितने NADH बने, कितना CO2 मिला, यही पूछते हैं। पूरा चैप्टर आप देखना, क्वेश्चंस आपको इसी के इर्द गिर्द घूमते हुए दिखाई देंगे। तो यहां पर देखो यार, क्वेश्चन सीधा है कि एक पायरुविक एसिड
से कितने तुम्हें NADH बन रहे हैं? तो कितने NADH बन रहे हैं? एक। इस तरीके के NADH के बनने को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। क्या बोलते हैं बच्चों? यहां पर क्या चली? ये जो चला है, ये क्या चला है? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, क्योंकि NADH बना है ना, बना है ना NADH। एक सेकेंड यार, बट इसके बारे में हम चर्चा करेंगे जब हम देखेंगे उसके अंदर कितनी ATP होती है, ठीक है। बट यार ऑक्सीडेटिव वाला तो बन गया, बट क्या सबस्ट्रेट लेवल बना? कहीं भी तुम्हें डायरेक्ट ATP बनते हुए दिखाई दे रही है? नहीं। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों? हम ये लिखेंगे दैट इन लिंक रिएक्शन, इस पेन से दिखाई नहीं देता ना तुम लोग को, हाँ, इन लिंक रिएक्शन देयर इज नो ATP फॉर्मेशन। ऐसे लिखोगे तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे, तो मैं ऐसे लिख देती हूं, नो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, नो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। कोई सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन नहीं चली है, ठीक है। अगर मैं एक मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड की बात करूं, सिर्फ एक, तो कितनी बार डीकार्बोक्सिलेशन हो रही है? 1 टाइम डीकार्बोक्सिलेशन, 1 टाइम डीकार्बोक्सिलेशन। कितनी बार डिहाइड्रोजनेशन हो रही है? 1 टाइम डिहाइड्रोजनेशन। या क्या कह सकते हो बच्चों? 1 NADH फॉर्म। सब एक एक करेंगे, क्यों? क्योंकि हम एक साइकिल कंसिडर कर रहे हैं। बट माय स्टूडेंट्स, क्या तुम्हें एक ही पायरुविक एसिड मिलता है? नहीं। याद करो तुम्हें कितने पायरुविक एसिड मिलते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कितने पायरुविक एसिड मिलते हैं, ये देखो, एक ग्लूकोज कितना पायरुविक एसिड बनाता है? 2 पायरुविक एसिड बनाता है। कितना बच्चों? एक ग्लूकोज कितना पायरुविक एसिड बनाता है? 2। तो 2 पायरुविक एसिड का अगर पूछ लिया सॉरी, अगर 2 पायरुविक एसिड का पूछ लिया बच्चों, तो सब कुछ डबल डबल हो जाएगा। फॉर 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड, 2 टर्न ऑफ लिंक रिएक्शन विल टेक प्लेस, 2 टर्न ऑफ लिंक रिएक्शन, ठीक है। और जब ये 2 टर्न चलेगी तो सब कुछ को तुम क्या करोगे? 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 2 बारी क्या होगी? डीकार्बोक्सिलेशन। बच्चों की तरह पढ़ा रही हूं, ठीक है, जैसे तुम्हें समझ में आ जाए। कितनी बार चलेगी बच्चों? 2 टाइम डीकार्बोक्सिलेशन। और क्या होगा? 2 टाइम डिहाइड्रोजनेशन, 2 टाइम डिहाइड्रोजनेशन। और 2 क्या बनेंगे? NADH बनेंगे। क्यों? क्योंकि हमने जो यहां पर पढ़ा है ना बच्चों, ये हमने सिर्फ एक मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड के लिए पढ़ा है, हमें 2 मिलते हैं। तो एक पायरुविक एसिड जिस तरीके से जाकर एसिटाइल कोएंजाइम में बनाएगा, उसी तरीके से दूसरा भी जाकर के बनाएगा, तो अल्टीमेटली तुम्हें कितना मिलेगा? 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम में। ये भी लिख दूं? लिख देती हूं। तुम्हें मिलेगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम A। अगर एक कंसिडर करोगे तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम A मिलेगा, ठीक है। तो जिस हिसाब से सवाल पूछे बच्चा, रटना मत, ये रटने वाला चैप्टर है ही नहीं। अगर आप रटने के उससे पढ़ रहे हो तो भूल जाओ, ये आप रट नहीं सकते, ये फिजियोलॉजी है। तो जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछेगा, अब फिजिक्स में मैथ्स में हम क्वेश्चन रट लें, है ना, और वही बदल दे, नंबर ही बदल दे, आंसर थोड़ी सेम आएगा। तो इसी हिसाब से अगर 2 मॉलिक्यूल्स के लिए पूछेगा तो सारा इस हिसाब से मार्किंग करोगे। 1 मॉलिक्यूल के लिए पूछेगा तो सारा इस हिसाब से मार्किंग करोगे। अच्छा, क्या अब हम बोल सकते हैं कि पायरुविक एसिड कंप्लीटली टूट गया? नहीं, अभी भी तो हमें सिर्फ 2 ही CO2 मिला है ना, 2 ही तो मिला है। ग्लाइकोलिसिस से तो एक भी नहीं मिला था। हमें तो टोटल 6 कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए ना, है ना, और 6 पानी चाहिए। पानी तो अभी उधर ग्लाइकोलिसिस में ही है, यहां तो कुछ भी नहीं मिला। कहां मिला है? देखो, मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा, आपको भी नहीं दिखाई दे रहा होगा, है ना। दैट मीन्स अभी पायरुविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम में बनाया तो जरूर है, बट कंप्लीट अभी भी नहीं हुआ है। अब क्या होगा? ये जो एसिटाइल कोएंजाइम में बना है, दिस इज द सबस्ट्रेट फॉर, दिस इज द अल्टीमेट सबस्ट्रेट फॉर which cycle? For Krebs cycle.
फॉर विच साइकिल बच्चों? फॉर क्रेब्स साइकिल। तो अभी किसके अंदर एंट्री मार जाएगा? क्रेब्स साइकिल के अंदर। तो हुआ क्या बच्चों, मैं दोबारा से ब्रीफ कर रही हूं आपको। ग्लूकोज बना था, ग्लूकोज टूटा, बहुत सारे 10 स्टेप लेकर के क्या बनाया? 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। वो दोनों मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड किस में चले गए? लिंक रिएक्शन में। लिंक रिएक्शन में जाने के बाद क्या बनाए? 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाए। 2 एसिटाइल कोएंजाइम में जैसे बन गया, ये कहां चला जाएगा? क्रेब्स साइकिल में। क्योंकि ये वाला स्टेप क्रेब को और ग्लाइकोलिसिस को कनेक्ट कर रहा है, लिंक कर रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? लिंक रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर ये ना हो तो हमें एसिटाइल कोएंजाइम ए नहीं मिलेगा, और एसिटाइल कोएंजाइम ए नहीं मिला तो हमें क्रेब साइकिल कंप्लीट नहीं हो पाएगी हमारी। ठीक है, ओके। और हमने पहले लेक्चर में NAD क्या है, NADH क्या है, वी हैव डिस्कस एवरीथिंग। ठीक है, अब यार एक और चीज बताती हूं आपको। अगर आपसे पूछा जाए कि ये चलती कहां पर है, ठीक है, जैसे हमने ग्लाइकोलिसिस के लिए बात की थी ना कि चलती कहां है, तो ये कहां चलती है बच्चों? ये चलती है मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। कहां पर? मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। बट बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया तो सिर्फ हमारे पास यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के पास होती है। बिल्कुल सही बात। तो अगर यूकैरियोट में पायरुविक एसिड को लिंक में जाना होगा तो उसको ग्लाइकोलिसिस कहां हुई थी? ग्लाइकोलिसिस हुई थी हमारे साइटोप्लाज्म में। तो वहां से पायरुविक एसिड को एंट्री मारनी होगी मैट्रिक्स के अंदर। मैट्रिक्स में वो एरोबिक रेस्पिरेशन में टूटेगा, और एरोबिक रेस्पिरेशन का सबसे पहला स्टेप कौन होता है? लिंक रिएक्शन। तो वो साइटोप्लाज्म से ट्रांसपोर्ट होकर के मैट्रिक्स में आता है, तब ये सारी कहानी चलती है। फॉर विच टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म? यूकैरियोटिक। बट अगर प्रोकैरियोटिक हुआ तो उनका ये भी कहां पर चलेगा? साइटोप्लाज्म में चलेगा। कहां पर चलेगा बच्चों? साइटोप्लाज्म में चलेगा। क्लियर हो गई? अब हम बात कर लेते हैं क्रेब्स साइकिल के बारे में। ठीक है, क्योंकि हमें अपना एसिटाइल कोएंजाइम में बच्चों मिल चुका है। ठीक है, एसिटाइल कोएंजाइम में हमें मिल चुका है। तो इसको क्रेब्स साइकिल क्यों बोलते हैं? क्योंकि हेंस क्रेब थे, है ना, आपको दिखाई दे रहे होंगे क्रेब। क्रेब भाई साहब जो हैं, क्रेब इनका नाम है जिन्होंने क्रेब साइकिल के बारे में बताया है, क्योंकि ये साइकिल पर चलते हैं जनरली, इसलिए इसको क्रेब साइकिल बोलते हैं। ऐसा तो नहीं, जोक्स अपार्ट, इनको क्रेब इसलिए नहीं बोलते बिकॉज ही इज यूजिंग हिज बाइसाइकिल और एनीथिंग। इनको सबसे पहली बार इन्होंने ही इस साइकिल के बारे में बताया था, और इन्होंने पिजन में देखा था सबसे पहली बार इस साइकिल को होते हुए, जिसमें ग्लूकोज को कंप्लीटली तोड़ा जाता है। इसीलिए इस साइकिल को बोलते हैं क्रेब साइकिल। तो लिख लेते हैं, why it is said to be Krebs cycle? It was discovered by Hans Krebs. कहां पर देखा था? In flight muscle cells. In flight muscle cells of pigeon. पहला नाम तो हमने पढ़ के छुट्टी कर लिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं बच्चों TCA की। TCA क्या होता है? TCA का फुल फॉर्म है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। अब ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल क्यों बोल रहे हैं बच्चों? क्योंकि जो इनमें इंटरमीडिएट्स होता है ना मेरे बच्चों, द इंटरमीडिएट्स हैज 3 कार्बोक्सिल ग्रुप। जो इंटरमीडिएट्स बन करके आते हैं ना, दे हैव 3 कार्बोक्सिल ग्रुप। तो 3 से ट्राई कार्बोक्सिलिक तो आपको पता ही है, ठीक है, इसलिए ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। अब इसको सिट्रिक एसिड क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज द फर्स्ट प्रोडक्ट विच इज फॉर्म्ड, द फर्स्ट प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज सिट्रिक एसिड। अब देखो यहां पे भी वही कंसेप्ट चलेगा, एक लगा करके हम और क्या लिख सकते हैं इसको? सिट्रेट। तो अगर चाहे सिट्रेट बोले चाहे सिट्रिक एसिड बोले बच्चों, सेम ही समझना है ना। और जो पहला प्रोडक्ट बनता है वो 6 कार्बन का बनता है, और इसमें भी 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक ग्रुप होती है, इसीलिए इस साइकिल को ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल बोलते हैं। ये तो हमने नाम पढ़ लिया कि इनका नाम ऐसा ऐसा क्यों रखा हुआ है। ठीक है, कोई भी नाम आ सकता है यार पेपर में, ठीक है, कोई भी नाम आ सकता है। इसके अलावा हम साइड भी देख लेते हैं। साइड बिल्कुल वैसे ही है। क्या होगा? ये होगा कि अगर यूकैरियोट्स हैं तो मैट्रिक्स में चलेगी। किसके मैट्रिक्स में? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। और प्रोकैरियोट्स है तो कहां चलेगी बच्चों? साइटोप्लाज्म में।
तो क्योंकि आपको पता है ना प्रोकैरियोट में तभी तो हम बोलते हैं दे आर वेरी सिंपल ऑर्गेनिज्म। व्हाई डू वी से सो? क्योंकि देखो कोई कंपार्टमेंटलाइजेशन तो है ही नहीं, वहीं पर साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस भी हुई थी, वहीं पायरुविक एसिड मिला, उसको लिंक में भेज दिया, लिंक के बाद उसको क्रेब में भेज दे रहे हैं, ज्यादा झंझट नहीं है ना। यहाँ पर पहले साइटोसोल में था, फिर यूकैरियोट में उसको मैट्रिक्स में भेजना पड़ रहा है। मतलब क्या है, मान लो ये बहुत बड़ा हमारा एक यूकैरियोटिक सेल है, इस बहुत बड़े यूकैरियोटिक सेल में एक और चीज बना लेते हैं यार। इस यूकैरियोटिक सेल में हमारे पास ये क्या है बच्चों, हमारे पास है ये माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया यू नो इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ, जो इनर मेम्ब्रेन इसकी होती है दैट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ इनफोल्डिंग्स। ये हमने बना ली इनफोल्डिंग्स। ये क्या है बच्चों, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ये क्या है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ये हमारी क्या है, मैट्रिक्स है। और ये सेल का क्या है, ये सेल का है साइटोप्लाज्म। ध्यान से सुनना बच्चों, ब्रीफ बता रही हूं, ओवरव्यू बता रही हूं इस एरोबिक रेस्पिरेशन का, है ना। तो ओवरव्यू सुन लो तो और इजी हो जाएगा। अब एक साइटोप्लाज्म में, एक सेल के साइटोप्लाज्म में हमारे पास ग्लूकोज था, है ना। ग्लूकोज को तोड़ा, हमारे पास क्या मिला, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। ये 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड कहां पर मिला है बच्चों, यहां पर मिला है। कहां पर, साइटोप्लाज्म में, या तो तुम इसको साइटोसोल भी बोल सकते हो। साइटोसोल में, जब साइटोप्लाज्म में सेलुलर ऑर्गेनल्स हटा दो, पढ़ाया हुआ है सब कुछ, तो वो बन जाता है तुम्हारा साइटोसोल। अब ये जो 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड बना है बच्चों, ये जो 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड बना है, ये कहां एंटर करता है, इट एंटर्स इनसाइड मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। कहां पर आ गया ये 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड, यहां पर आ गया। इस 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड को लिंक रिएक्शन के थ्रू किसमें कन्वर्ट करते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए में। ठीक है, 2-2 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें मिला 2 पायरुविक एसिड था, तो ऑब्वियसली 2 टर्न ऑफ लिंक रिएक्शन चलेगी। 2 टर्न ऑफ लिंक रिएक्शन चलेगी तो कितना एसिटाइल कोएंजाइम में बनेगा, 2। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, लिंक रिएक्शन। ठीक है, अब 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम में कहां चला जाएगा बच्चों, 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम में चला जाएगा क्रेब के अंदर, क्रेब साइकिल, जिसको हम टीसीए साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल बोलते हैं। ये 2 मॉलिक्यूल के लिए कितनी बार चलेगी, 2 टाइम्स। ये 2 पायरुविक एसिड के लिए कितनी टाइम चलेगा, 2 टाइम्स। ही आपको याद रखना है। तो हमने देख लिया कि ग्लूकोज कहां चला, ग्लूकोज की ग्लाइसिस कहां हुई, 2 पायरुविक एसिड बनाने के लिए साइटोप्लाज्म में, फिर इनको ट्रांसपोर्ट किया मैट्रिक्स में, वहां पर हमारे चल रहे लिंक रिएक्शन और क्रेब साइकिल। लिंक रिएक्शन हमने पढ़ लिया है, अब हम पढ़ेंगे क्रेब साइकिल। तो क्रेब साइकिल की हमने अकरेंस देख ली है, डिस्कस कर ली। ओके, अब आप पढ़ लेते हैं बच्चों क्रेब साइकिल होता क्या है। ठीक है, हम जब पढ़ेंगे ना बच्चों, हम जब पढ़ेंगे, हम एक मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि यार बचपन से पढ़ाया गया, अगर एक का पढ़ लो, जितने का भी पूछो उससे मल्टीप्लाई कर देना, इजी हो जाता है। ठीक है, तो चलो पढ़ लेते। सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगी तो मैं सिखाऊंगी आपको पायरुविक से। किताबों में भी जब आप पढ़ते हो तो आपको पायरुविक से ही सिखाते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा, पायरुविक एसिड से क्या बना है बच्चों, एसिटाइल कोएंजाइम ए, है ना। और इसको बोला क्या था हमने, इसको बोला था हमने लिंक रिएक्शन। क्योंकि लिंक रिएक्शन नहीं चलेगी तो क्रेब साइकिल का तो कोई मतलब, एग्जिस्टेंस ही नहीं है। कितना पायरुविक एसिड लिया है, 1। 2 पूछे डबल कर देना, मैं बार बार रिपीट कर रही हूं। ठीक है, इसके अलावा हमने पढ़ा था बच्चों कि जब ये होता है तो ये कितने कार्बन होते हैं, 3 कार्बन। ये कितने होते हैं, 2 कार्बन। दैट मीन्स यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल हुआ है, क्योंकि मैंने 1 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड लिया है तो एक ही CO2 को निकलता हुआ दिखाया है। साथ ही साथ NAD प्लस रिड्यूस हो जाता है टू फॉर्म NADH प्लस H+। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिहाइड्रोजनेशन। ठीक है, क्यों, क्योंकि पायरुविक एसिड का क्या हो रखा है, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन से इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए थे तो NAD+ ने एक्सेप्ट कर लिए थे, तो दैट मींस इस प्रोसेस पे ऑक्सीडेशन भी चली है और कार्बोक्सिलेशन भी चली है। इसीलिए हमारी NCERT इस प्रोसेस को लिखती है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन कर लिया ना, दोबारा से रिवाइज, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक है, अब हमारे पास एक मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम में आ चुका है। सबसे पहले क्या होता है बच्चों, सबसे पहले क्या होता है, इस एसिटाइल कोएंजाइम ए को
एक्सेप्ट कौन करता है? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। सबका फुल फॉर्म लिखा हुआ मिलेगा तुम्हें स्लाइड पर, तुम बस सुनते रहो, ठीक है बच्चों, सुनते रहना है। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड 4 कार्बन कंपाउंड है। एसिटाइल कोएंजाइम में 2 कार्बन कंपाउंड है, 4 + 2 क्या बन जाएगा? 6 कार्बन कंपाउंड, और इस 6 कार्बन कंपाउंड का नाम है सिट्रिक एसिड। क्योंकि आप देख सकते हो सबसे पहला प्रोडक्ट जो बना दैट इज सिट्रिक एसिड, इसीलिए साइकिल को सिट्रिक एसिड साइकिल बोलते हैं, ठीक है। इस एसिटाइल कोएंजाइम के साथ सबसे पहले रिएक्ट किसने किया? OOA ने, इसीलिए इसको एक्सेप्टर ऑफ TCA साइकिल बोला जाता है। एनसीईआरटी की लाइन है, ठीक है। फिर एनसीईआरटी पढ़ोगे तो शुरुआत में ही लिखा हुआ है कि एसिटाइल कोएंजाइम में अंडरगो कंडेंसेशन। इसका क्या मतलब है यार? कंडेंसेशन का मतलब है एक वाटर का मॉलिक्यूल आता है, इन दोनों में आपस में क्या होता है? रिएक्शन होता है। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन रिएक्शन। ये दिया हुआ है इसलिए बता रही हूं, अदरवाइज नहीं भी बताती। कंडेंसेशन रिएक्शन। और इसको कैटलाइज कौन करता है? एक एंजाइम जिसका नाम है सिट्रेट सिंथेटेज। सिट्रेट बन रहा है ना, सिट्रिक एसिड बन रहा है ना, इसलिए एंजाइम का नाम याद रखना सिट्रेट सिंथेटेज, ठीक है। उसके बाद देखो क्या होता है बच्चों, सिट्रिक एसिड है, सिट्रिक एसिड फिर कन्वर्ट हो जाता है दूसरे 6 कार्बन कंपाउंड में जिसका नाम होता है सिस एकोनिटिक एसिड। क्या नाम होता है बच्चों? सिस एकोनिटिक एसिड। सिस एकोनिटिक एसिड भी क्या है बच्चों? 6 कार्बन कंपाउंड है। पहले मैं आपको दिखा देती हूं कि सारे के सारे इंटरमीडिएट्स कौन से बनेंगे। सिट्रिक एसिड बना, सिस एकोनिटिक एसिड बना, सिस एकोनिटिक एसिड के बाद क्या बनता है बच्चों? आइसो सिट्रिक एसिड। क्या बनता है? आइसोसिट्रिक एसिड। ये भी क्या होता है? 6 कार्बन कंपाउंड वाला प्रोडक्ट होता है। क्या होता है बच्चों? 6 कार्बन वाला कंपाउंड वाला प्रोडक्ट होता है। अच्छा मेरी बात ध्यान से सुनना। सबसे पहले क्या हुआ? एसिटाइल कोएंजाइम में कंडेंसेशन रिएक्शन में गया, किसके साथ रिएक्ट करके? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ। इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन। किसने परफॉर्म की? सिट्रेट सिंथेटेज ने। साथ ही साथ यहां पर वाटर का रिमूवल हुआ। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है बच्चों? नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है? वाटर का यहां पर एडिशन हो रहा है, यहां पर रिमूवल होकर के सिस एकोनिटिक एसिड बन रहा है। सिस एकोनिटिक एसिड भी बच्चों 6 कार्बन कंपाउंड है। वो 6 कार्बन कंपाउंड क्या करता है? दूसरे 6 कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं आइसोसिट्रेट बोल सकते हो या आइसोसिट्रिक एसिड बोल सकते हो। अब क्या होगा? इसके बाद बनेगा, जस्ट अ सेकेंड, इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोडक्ट बनेगा दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सैलो succinate you can say, or you can call it to be oxalosuccinic acid. Again it is a 6 carbon compound. इस स्टेप में NAD+ जो कोएंजाइम होती है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके कन्वर्ट हो जाते हैं NADH+H+ में। अब आप सोच रहे होगे कि मैम यहां पर भी डिहाइड्रोजनेशन हुई है। बिल्कुल। तो अब सोचने के लिए क्या करोगे? एंजाइम का नाम सोचोगे। तो जहां जहां डिहाइड्रोजनेशन होती है यार, वहां पे एंजाइम हम क्या लगाते हैं? वहां पर एंजाइम हम लगाते हैं डिहाइड्रोजिनेज। क्या लगाते हैं बच्चों? डिहाइड्रोजिनेज। मैंने अभी बताया था आपको कि जब प्रोडक्ट में NADH बनता हुआ दिखाई दे तो हम किसका नाम जोड़ देते हैं? सबस्ट्रेट का। तो आगे सबस्ट्रेट का नाम लगा दो आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। क्या लगा दिया? आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। फिर से तुम्हें क्या मिल रहा है? 6 कार्बन कंपाउंड मिल रहा है। उसके बाद क्या होगा? तुम सोच रहे होगे कि मैम मैंने यहां पर नाम क्यों नहीं लिखा, तो तुम बोलते हो तो यहां पे भी नाम लिख देती हूं। इस एंजाइम का जो नाम है बच्चों दैट इज एकोनिटेज, सिस एकोनिटेज, या तुम सिर्फ एकोनिटेज लिख सकते हो, एकोनिटेज। यहां पे भी वही एंजाइम है, एकोनिटेज। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब ये आखिरी 6 कार्बन कंपाउंड वाला मॉलिक्यूल है बच्चों जो बनेगा। ठीक है, इसके बाद 5 कार्बन वाला कंपाउंड बनेगा। लिख देती हूं क्या बन रहा है?
5 कार्बन वाला कंपाउंड बन रहा है जिसका नाम है अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। क्या है? अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। कितने कार्बन का है? 5 कार्बन का है। अब आपको मैंने बता रखा है बच्चों, अगर कार्बन नंबर रिड्यूस हो गया, 6 से 5 आ गया है, तो जाहिर सी बात क्या है, क्या चली होगी? डी कार्बोक्सिलेशन। क्या चली होगी? डी कार्बोक्सिलेशन। तो क्या मार्क कर दोगे? CO2। क्या कर दोगे? CO2। ठीक है। उसके बाद ये एक लौता 5 कार्बन कंपाउंड है जो बनता है, इसके अलावा और कोई 5 कार्बन कंपाउंड नहीं बनेगा। 6 तो तुम्हें 4 देंगे, 6 कार्बन कंपाउंड, 5 एक ही है। इसके बाद बच्चों पहला 4 कार्बन कंपाउंड बनता है। क्या बनता है? पहला 4 कार्बन कंपाउंड बनता है। ध्यान से सुनना, उस 4 कार्बन कंपाउंड का नाम है, ज्यादा बड़ा हो गया है, उस 4 कंपाउंड का नाम है सक्सेनाइल कोएंजाइम ए। क्या नाम है? सक्सेनाइल कोएंजाइम ए। अब क्या होता है, अगर ये 4 कार्बन है और ये 5 कार्बन है, अगेन कार्बन नंबर में रिडक्शन है, तो अगेन क्या होगी बच्चों? अगेन यहां पर हुआ है CO2 का रिमूवल। क्या हुआ है? CO2 का रिमूवल। साथ ही साथ यहां पर देखो यार एक चीज, यहां पर कोएंजाइम ए नहीं था, बट यहां पर है ना? तो ऑब्वियस सी बात है, जाहिर सी बात है कि यहां पर कोएंजाइम ए का क्या हुआ होगा? एडिशन। जैसे एक चीज यहां पे भी सुन लो, यहां पर कोएंजाइम ए था बट यहां पर नहीं है, तो यहां पर से कोएंजाइम ए निकला होगा, और इसी कोएंजाइम को हम दोबारा से रीयूज कर सकते हैं यहां पर ऐड करके। तो क्या बन गया हमारा? सक्सेनाइल कोएंजाइम ए बन गया। अब सक्सेनाइल कोएंजाइम ए बना तो, बट यहां पर ऑक्सीडेशन भी हुई है। ऑक्सीडेशन हुई होगी तो क्या निकला होगा? ऑक्सीडेशन हुई होगी तो इलेक्ट्रॉन निकला होगा, और इलेक्ट्रॉन को कैप्चर किसने किया होगा? इलेक्ट्रॉन को कैप्चर तो वही करता है NAD+, और कैप्चर करके क्या बनाया होगा? NADH+H+। ठीक है। NADH का बनना डिहाइड्रोजनेशन है, इजंट इट? तो यहां पर जो एंजाइम आएगी वो कौन सी आ जाएगी बच्चों? डिहाइड्रोजनेस। इस स्टेप के लिए जो एंजाइम आएगी वो कौन सी आएगी? डिहाइड्रोजनेस। डिहाइड्रोजनेस के पहले तुम क्या लगा दोगे? सबस्ट्रेट का नाम। तो इस एंजाइम का नाम क्या होगा? अल्फा कीटो ग्लूटारेट डिहाइड्रोजनेस। अल्फा कीटो ग्लूटारेट डिहाइड्रोजनेस। देखो यार, एंजाइम रटना नहीं है, अगर तुम्हें मैकेनिज्म याद है तो एंजाइम अपने आप याद रहेगी। जैसे यहां पर NADH बना था, एंजाइम डिहाइड्रोजनेस, सबस्ट्रेट का नाम लगा दिया आइसोसिट्रेट। यहां पर डी कार्बोक्सिलेशन हुआ है ना, तो तुम सीधा डी कार्बोक्सिलेज लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? डी कार्बोक्सिलेज। क्या लिख सकते हो? डी कार्बोक्सिलेज। ठीक है। फिर देखो यार, हमारे पास सक्सेनाइल कोएंजाइम ए है। सक्सेनाइल कोएंजाइम ए के बाद नेक्स्ट स्टेप जो होगा, क्या होगा? वो बनेगा सक्सेनिक एसिड। क्या बनेगा बच्चों? सक्सेनिक एसिड बनेगा। सक्सेनिक एसिड जब बनता है ना यार, तो यहां पर चलती है फॉस्फोराइलेशन। क्या चलती है? फॉस्फोराइलेशन। जहां पर एक GDP का मॉलिक्यूल किसमें कन्वर्ट होता है? GTP में, जिसको हम बाद में किसमें कन्वर्ट कर लेते हैं? ATP में। दैट मींस ये वो स्टेप है बच्चों जहां पर डायरेक्ट ATP बन रही है। और याद करो, डायरेक्ट ATP वाले बनने के प्रोसेस को हम क्या बोलते थे? डायरेक्ट ATP बनने के प्रोसेस को हम क्या बोलते थे? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। तो एक क्वेश्चन आएगा कि सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कहां चल रही है, किसमें कन्वर्जन में? तो सब सक्सेनाइल कोएंजाइम में किसमें कन्वर्ट होता है? सक्सेनिक एसिड में होता है। इसके पास कोएंजाइम ए था, इसके पास नहीं था, जाहिर सी बात है क्या हुआ होगा? कोएंजाइम ए हट करके बाहर आ गया होगा, जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे यहां ऐड करा लो चाहे यहां ऐड करा लो। ये पड़ा हुआ है सिस्टम में, कभी भी इस्तेमाल कर लो। ठीक है। हमने पढ़ा था जब जब ATP बने या टूटे कौन सी एंजाइम आती है? कौन सी एंजाइम आती है बच्चों? काइनेज। तो क्यों ना एंजाइम का नाम लिख लो। तो इस रिएक्शन को किसने कैटेलाइज किया? इस रिएक्शन को कैटेलाइज किया है काइनेज ने। सो बच्चों, काइनेज की एक्टिविटी से हुआ क्या है? हमें पता है काइनेज की एक्टिविटी वहीं पर दिखाई देगी जहां पर ATP बनता है या ATP टूटता है, जैसा भी हमने पढ़ा। तो यहां पर क्योंकि क्या बना था? ATP बना था,
इसलिए हमने एंजाइम का नाम लिखा है काइनेज। एक चीज और मैंने आपको बताई थी बच्चों कि जब एटीपी बनता है तो हम काइनेज के आगे किसका नाम लगाते हैं, प्रोडक्ट का। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बना है, सक्सिनिक एसिड। तो हम इस काइनेज को ऐसे भी लिख सकते हैं, हम इस काइनेज को सक्सिनेट, पूरा नहीं लिख रही ऐसे डॉट कर दे रही हूं, इस काइनेज को हम क्या लिख सकते हैं, सक्सिनेट काइनेज। ठीक है, तो इसकी एक्टिविटी से हमें मिल चुका है अब 4 कार्बन कंपाउंड दैट इज सक्सिनिक एसिड। ठीक है, अब यहां से जितने भी मिलेंगे आपको बच्चों ऑक्सैलो एसिटिक एसिड तक, जहां तक हमने लिखा हुआ है सारे 4 कार्बन होंगे। तो हमने ये डिस्कस किया हुआ है अगर कार्बन नंबर में रिडक्शन नहीं हो रहा है दैट मींस देयर इज नो डीकार्बोक्सिलेशन। दैट मींस जो डीकार्बोक्सिलेशन होनी थी वो हो चुकी है। कहां कहां पर, एक CO2 यहां निकल चुका है और एक CO2 यहां निकल चुका है। अब इसके बाद कोई CO2 इवॉल्व नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। सक्सिनिक एसिड के बाद क्या बनेगा, सक्सिनिक एसिड विल बी कन्वर्टेड इनटू which acid? It will be converted into fumaric acid. It will be converted into fumaric acid. जब ये कन्वर्जन होती है तो क्या होता है बच्चों, आप देखो क्या बनेगा, there is a formation of FADH2. That means यहां पर FAD प्लस रिड्यूस हो रहा है टू फॉर्म FADH2. H का लगने का मतलब क्या है, रिडक्शन हुई होगी, FAD प्लस रिड्यूस हुआ है FADH2 में, ये सारी बातें कंसेप्ट भी हमने पढ़ा था। दैट मीन्स यहां पर क्या हुआ है, यहां पर हुआ है हाइड्रोजन का रिमूवल, और हाइड्रोजन के रिमूवल को क्या बोलते हैं, डीहाइड्रोजनेशन। और जहां जहां डीहाइड्रोजनेशन होती है, देखो जैसे यहां पर हुई थी तो हमने एंजाइम क्या लगाया, डीहाइड्रोजनेज। यहां पर हुई थी तो हमने एंजाइम का नाम क्या लगाया, डीहाइड्रोजनेज। तो यहां पे भी हम क्या लगाएंगे, यहां पर हम लगाएंगे डीहाइड्रोजनेज एंजाइम। चलो चिपकाते हैं पहले, ठीक है, चिपका दिया डीहाइड्रोजनेज। अब हमने ये भी पढ़ा था कि जहां जहां पर NADH2 और NADH और FADH2 बनते हैं वहां पर हम सबस्ट्रेट का नाम ऐड करते हैं। जैसे यहां पर देखो, यहां पर भी क्या हुआ था, NADH बना था, कौन था सबस्ट्रेट, आइसोसिट्रिक एसिड। तो देखो नाम क्या आता था, आइसोसिट्रेट। यहां पर भी देखो NADH बना था, ठीक है, सबस्ट्रेट कौन था, अल्फा कीटो। तो यहां पर देखो हमने क्या ऐड कर दिया था, अल्फा कीटो ग्लूटारेट डीहाइड्रोजनेज। सिमिलरली यहां पर कौन है सबस्ट्रेट, सक्सिनिक एसिड। तो हम यहां पर नाम क्या ऐड करेंगे, सक्सिनेट डीहाइड्रोजनेज। क्या ऐड करेंगे, सक्सिनेट डीहाइड्रोजनेज। उसके बाद क्या होता है बच्चों, ये जो 4 कार्बन वाला फ्यूमेरिक एसिड बना, ये कन्वर्ट हो जाता है किस में, ये कन्वर्ट हो जाता है मैलिक एसिड में। किस में कन्वर्ट हो जाता है, मैलिक एसिड। मैलिक एसिड इज अगेन 4 कार्बन कंपाउंड। ठीक है, कौन कैटलाइज करता है इस रिएक्शन को, दिस रिएक्शन इज कैटलाइज बाय एंजाइम फ्यूमरेज। ठीक है, यहां पर एज सच ना कोई कार्बोक्सिलेशन हो रही है, डीकार्बोक्सिलेशन हो रही है, ना कोई डिहाइड्रोजनेशन हो रही है, इसलिए यहां पर अब कुछ नहीं बनेगा। अब हम लिखते हैं मैलिक एसिड के बाद क्या होगा, मैलिक एसिड विल अंडरगो डीहाइड्रोजनेशन टू फॉर्म ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। अगर मैंने बोल दिया कि डीहाइड्रोजनेशन में गए हैं तो सीधी सी बात है एंजाइम का नाम क्या आ जाएगा, एंजाइम का नाम आ जाएगा डीहाइड्रोजनेज। ठीक है, और सबस्ट्रेट का नाम क्या है यहां पर, मैलिक एसिड। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, मैलेट डीहाइड्रोजनेज। दैट मींस यहां पर क्या बना होगा, डीहाइड्रोजनेशन हुआ होगा और बना होगा बच्चों NAD प्लस से NADH प्लस H प्लस। क्या बना होगा, NADH plus H plus. So this is how one turn of Krebs cycle is completed. That means एक molecule of acetyl coenzyme A को completely तोड़ा जा चुका है through इस cycle के, ठीक है, मतलब इस साइकिल के थ्रू। अच्छा, एक चीज जो समझने वाली एक चीज जो समझने वाली है दैट इज कि इस साइकिल में आपसे क्वेश्चन, सवाल कैसे कैसे आएंगे। देखो, आपसे एक तो एक पूछा जाएगा कि कहां कहां पर, किस किस स्टेप में यू आर गेटिंग टू सी द फॉर्मेशन ऑफ NADH। तो 3 जगह पर बच्चों हमें क्या मिल रहा है, NADH। कहां कहां पर, जब ये वाला इसमें कन्वर्ट हो रहा है, फिर अल्फा कीटो से सक्सिनाइल कोएंजाइम में बन रहा है, फिर लास्ट में जब ऑक्सैलो एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है तब NAD प्लस का रिडक्शन होकर के NADH बन रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
फिर आपसे क्या सवाल पूछा जाता है कि कितनी बार डीकार्बोक्सिलेशन हुई है और कहाँ कहाँ पर। तो एक डीकार्बोक्सिलेशन यहाँ हुई है, दूसरी डीकार्बोक्सिलेशन यहाँ हुई है। फिर तीसरा सवाल पूछा जाता है कि यहाँ पर सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, देखो मैम ने ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन सिर्फ यहीं हो रहा है एंटायर साइकिल में। और आपसे पूछा जाता है FADH2 कहाँ पर बनता है। तो आपको बच्चों ये सारी चीजें याद रखनी है। क्या करनी है? याद रखनी है। अब याद कैसे करोगे? सबसे बड़ा जो चैलेंज हम फेस करते हैं टू लर्न दिस साइकिल, बड़े सारे तुमने मीम देखे होंगे, एक एरो घुमाते हैं कि हमने क्रेब साइकिल पढ़ी, फिर हम फटाक से क्रेब साइकिल भूल जाते हैं। इट्स वेरी मतलब है यार, ये दिक्कत है बच्चों के साथ, नहीं कर पाते। और ऑब्वियसली तुम्हें एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ना बच्चों, तुम्हें बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ना है। तो अगर हमारे पास कुछ यूजफुल निमोनिक्स हो तो थोड़ा सा इजी हो जाता है। ऐसा नहीं है कि निमोनिक्स से तुम सारे क्वेश्चंस कर लोगे, बट इट वुड बी हेल्पफुल, एटलीस्ट तुम्हें सीक्वेंस सारी की सारी याद रहेंगी, है ना। उसके बाद एक सीक्वेंस याद हो जाए तो ऑब्वियसली इतनी मेहनत तो हम अपने से कर ही लेंगे कि थोड़ा सा ये याद रख लें कि किस स्टेप पे क्या हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली ये समझने वाला चैप्टर है। तो क्यों ना उस निमोनिक्स को पढ़ ले, ठीक है। तो पहले निमोनिक्स देख लेते हैं, ठीक है। पहले सीक्वेंस का निमोनिक्स देखते हैं। अच्छा एक बात पहले ही बता देती हूँ, मेरा निमोनिक्स नहीं है, ठीक है, मैं आपके लिए ढूंढ के ही लाई हूँ। और बहुत सारे निमोनिक्स आपके पास पहले से होंगे, आप उसको भी प्रेफर कर सकते हो, देयर इज नो इशू, ठीक है। बट जरूर ये ध्यान देना कि उसमें सारे इंटरमीडिएट्स कवर हो रहे हैं। बहुत सारे ऐसे निमोनिक्स है जो तुम बहुत शान में बताते हो, बट उसमें सारे इंटरमीडिएट्स कवर नहीं होते। अगर हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो जो निमोनिक्स है दैट इज क्रिकेट काउंसिल ऑफ से सेंटेंस बनाने के लिए इस्तेमाल है। क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया ऑफन अपॉइंट्स स्मार्ट स्टाफ फॉर मेन ऑफिस। इसमें सारे इंटरमीडिएट्स कवर हो रहे हैं। सबसे पहले सिट्रिक एसिड बनता है, सिस एकोनिटिक एसिड, आइसोसिट्रिक एसिड, ऑक्सैलोसक्सेनिक एसिड, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, सक्सेनाइल कोएंजाइम है, सक्सेनिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड, मैलिक एसिड, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड OAA, ठीक है। ये हमारा सीक्वेंस है। अब तुम फटाक से इसको लिख सकते हो, पूरा सर्कल बना लो, सारा कुछ लिख लेना। कैसे करोगे तुम सबसे पहले क्रिकेट काउंसिल ऑफ, तो सेंटेंस के लिए था इंडिया ऑफन अपॉइंट्स स्मार्ट स्टाफ फॉर मेन ऑफिस। देखो साइकिल तुम्हारी कंप्लीट हो गई, है ना। यही तो है हमारा क्रेब साइकिल के इंटरमीडिएट्स। अब कितना अच्छा होगा ना कि आपको सारी की सारी एंजाइम्स भी याद हो जाए, बड़ा ही मजा आ जाएगा। क्योंकि अगर एंजाइम्स याद हो गई बच्चों तो तुम्हें यह भी याद हो जाएगा कि कहां पर ATP बन रहा है, कहां पर CO2 निकल रहा है ना। बिल्कुल याद हो जाएगा। देखो एंजाइम्स का भी एक निमोनिक्स है, ठीक है। ये थोड़ा सा मैंने अपने शब्द को इंसर्ट किया है बिकॉज बन नहीं रहा था बढ़िया, ठीक है। तो याद रखना है कैक साउंड सो फ्रेजन मिंट। कैसे याद रखोगे? कैक थोड़ा सा खींचना, तभी डबल A का साउंड आएगा। अब मैं आपको बताती हूँ बच्चों कि इन निमोनिक्स का इस्तेमाल करके हम एंजाइम्स का नाम याद कैसे रखेंगे। तो चलो देखते हैं। हमने ये पूरा लिख लिया था, तो अब देखो हमने सी सिट्रिक एसिड, सिस एकोनिटिक एसिड, आइसोसिट्रिक एसिड, ऑक्सैलोसक्सेनिक एसिड, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, सक्सेनाइल कोएंजाइम, सक्सेनिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड, मैलिक एसिड एंड ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। देखो कितना फटाक से याद हो गया विद द हेल्प ऑफ निमोनिक्स। अब उसी निमोनिक्स का इस्तेमाल हम करेंगे एंजाइम्स को याद रखने के लिए। देखो हमने क्या लिखा था, कैक CAICK कैक साउंड सो फ्रिजन मिंट, है ना। देखो आप कैसे याद रखोगे, यहां पर C स्टैंड्स फॉर सिट्रेट सिंथेटेस। फटाफट लिख रहे हैं बच्चों क्योंकि ऑलरेडी हमने सारा कुछ लिखा हुआ है। A स्टैंड्स फॉर एकोनिटेज, यहां पर भी A स्टैंड्स फॉर एकोनिटेज। फिर I किसके लिए होगा, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज, ठीक है। क्योंकि यहां पर I है ना, तो I से रिलेट कर सकते हो। आइसोसिट्रिक एसिड बना था तो यही वाली एंजाइम होगी। O के बाद C, ये O तो प्रोडक्ट है ना। C का हम क्या लिखेंगे बच्चों, C का हमने उधर लिखा हुआ है कार्बोक्सिलेज, पर हमें पता है बच्चों यहाँ पर CO2 निकलती है। वो तो बनाने के लिए सेंटेंस C ऐड कर दिया था, बट हमें पता है यहाँ पर क्या हो रही है, डीकार्बोक्सिलेज, ठीक है। उसके बाद K कीटो ग्लूटरेट डिहाइड्रोजनेज, कीटो ग्लूटरेट डिहाइड्रोजनेज, ठीक है। फिर क्या होगा बच्चों, S का यहाँ किसके लिए है हमारा, सक्सिनेट काइनेज, देन SDH सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, देन F यहाँ पर किसके लिए है, फ्यूमरेज के लिए। तो प्रोडक्ट याद कर लोगे, निमोनिक्स का इस्तेमाल करके सारे इनिशियल्स लिख लेना एंजाइम के,
ठीक है, फ्यूमेरेज। M यहाँ पर किसके लिए है? मैलेट डिहाइड्रोजनेज के लिए। तो बस आपकी थोड़ी सी मेहनत कम लग जाएगी, क्रेब्स साइकिल आपको आसानी से अब याद रह जाएगा। एक बार जब आपको एंजाइम्स याद आ जाएंगे ना बच्चों, तो आप ये भी बता सकते हो कि कहां पर क्या क्या हुआ है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जहां जहां पर डिहाइड्रोजनेज लगा होगा वहां वहां पर डिहाइड्रोजनेशन हुआ होगा। दैट मीन्स यहां पर एक NADH बना होगा, ठीक है। साथ ही साथ यहां पर डिहाइड्रोजनेज है तो यहां पर एक NADH बना होगा। यहां पर भी डिहाइड्रोजनेज है बट यहां वाला NADH नहीं बनता, क्या बनता है? FADH बनता है, ठीक है। उसके बाद यहां पर भी डिहाइड्रोजनेज है तो क्या बनता है? NADH बनता है। क्या बनता है? NADH। देखो एंजाइम के मदद से हमने ये सारी चीजें भी लिख ली। उसके बाद यहां पर काइनेज लगा है, हमने पढ़ा है ना, काइनेज लगेगा तो यहां पर क्या बनती है? एक ATP बनती है। देखो ये भी लिख लिया। साथ ही साथ यहां पर डीकार्बोक्सिलेज लगा है तो यहां पर CO2 निकलेगा। अब एक चीज तुम्हें याद रखनी पड़ेगी कि इसके जस्ट बाद वाले स्टेप में भी CO2 निकलता है, इसके जस्ट बाद वाले स्टेप में भी CO2 निकलता है। तो कितनी इजी हो गई अब क्रेब्स साइकिल विद द हेल्प ऑफ दैट निमोनिक्स। तुम्हारे पास कोई और निमोनिक्स है बच्चों तो तुम उसको भी प्रेफर कर सकते हो। क्लियर है? तो हमने ये सारा साइकिल पढ़ लिया, ये सारा थोड़ा थोड़ा ट्रिक्स पढ़ लिया कि कहां पर NADH बनेगा, कहां पे FADH बनेगा। अब हम देखते हैं एक टर्न ऑफ क्रेब्स साइकिल के लिए, एक टर्न ऑफ क्रेब्स साइकिल का मतलब है एक मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम के लिए क्या क्या चीजें बनती हैं। फॉर वन मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम इट विल टेक 1 टर्न ऑफ क्रेब्स साइकिल, है ना। 1 टर्न ऑफ क्रेब्स साइकिल का मतलब क्या है? जब एक टर्न क्रेब्स साइकिल चली बच्चों तो कितने NADH बने थे? 2 3 बार बना के दिखा चुकी हूं। दैट मीन्स 3 NADH वर फॉर्म्ड फॉर 1 टर्न। आई एम टॉकिंग अबाउट एक टर्न ऑफ क्रेब्स साइकिल के लिए। कितने FADH बने थे? एक ही बार FADH बना था। कितने हमारे ATP बने थे? ATP कह लो, GTP पे कह लो, एक ही ATP बना था। कितने बार डीकार्बोक्सिलेशन हुई थी एक टर्न ऑफ क्रेब्स साइकिल के लिए? 2 टाइम्स डीकार्बोक्सिलेशन, 2 टाइम्स डीकार्बोक्सिलेशन। दिस इज फॉर 1 टर्न ऑफ क्रेब्स साइकिल, है ना। तो अगर एक टर्न आपको याद होगा तो 2 टर्न के लिए पूछा जाए तो सबको 2 से क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे। इजी है। तो हमने देखा बच्चों कि किस तरीके से पायरुवेट एसिड के रिजल्ट का, पायरुवेट एसिड का रिजल्ट क्या था? एसिटाइल कोएंजाइम में। किस तरीके से पायरुवेट एसिड जब एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हुआ तो वो क्रेब्स साइकिल के अंदर जा करके कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो गया। तो अगर हम स्टार्ट करें पायरुवेट एसिड से टिल द क्रेब्स साइकिल तो इक्वेशन के फॉर्म में हम उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ये देखो, हमारे पास एक पायरुवेट एसिड था, एक पायरुवेट एसिड को तोड़ने के लिए कंप्लीटली हमें कितने NAD+ लगे? 4। अब तुम सोचोगे 4 कैसे? बच्चों 3 तो हमारे क्रेब्स साइकिल के हो गए, 3 हमारे किसके हो गए? क्रेब्स साइकिल के हो गए, और एक लिंक रिएक्शन का भी तो था। लिंक रिएक्शन का याद करो, दिखा देती हूं, रुक जाओ। ये देखो, एक लिंक रिएक्शन का भी तो है, NADH बन रहा है। तो यहां का हम क्यों ऐड कर रहे हैं? क्योंकि बच्चों हमने पायरुवेट एसिड से लिखना शुरू किया है। अगर हम एसिटाइल कोएंजाइम से लिखना शुरू करते तो मैं ये वाला काउंट नहीं करती। सीधी सी बात है, जिस हिसाब का क्वेश्चन पूछा जाए उस हिसाब से मार्क करना है। मैंने इक्वेशन में ये वाला क्यों इंक्लूड किया है? क्योंकि मैंने इक्वेशन ही पायरुवेट एसिड से स्टार्ट किया है। तो इसका भी 1 काउंट करोगे और क्रेब्स साइकिल का 3 काउंट करोगे तो टोटल कितने हो गए? 4 NAD+। फिर मैंने एक ही FAD+ यहां पर लिखा हुआ है जो इस्तेमाल हो रहा है। क्यों? क्योंकि लिंक में तो कोई FAD+ इस्तेमाल नहीं हुआ था। जो FAD+ इस्तेमाल हुआ है वो कहां पर इस्तेमाल हुआ है? क्रेब्स साइकिल में, वो भी एक ही जगह यहां पर, तो एक FAD+। ठीक है। उसके बाद एक ही ADP लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि एक ही जगह साइकिल में ADP खर्च हो रही है, वो यहां पर। ठीक है। तो देखो इक्वेशन क्या बन करके आई? जब पायरुवेट एसिड कंप्लीटली टूट गया माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, तो जब टूट गया एक मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट एसिड तो हमें 3 CO2 मिले। अब तुम सोचोगे 3 CO2 कैसे? 2 कहां से मिल रही है बच्चों? ध्यान से सुनते जाओ। 2 तो हमें यहां से मिल रही है क्रेब्स साइकिल से, 1 और 1 2, और तीसरी कहां से आती है बच्चों? तीसरी आती है, ध्यान से देखना, लिंक रिएक्शन में। ठीक है। तो टोटल कितने हो गए? 3 CO2। तो हमें 3 CO2 मिल गया। ठीक है। उसके बाद जो NAD+ था 4, वो रिड्यूस होकर के क्या बना लिया? 4 NADH। एक FAD+ रिड्यूस होकर क्या बना लिया? एक FADH2।
और एक एडीपी कन्वर्ट किस में हो गए, एटीपी में। साथ ही साथ एक वाटर मॉलिक्यूल भी रिमूव हो रहा था सेकेंड वाले स्टेप में। साइकिल देखो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हमने देखा यार पायरुवेक एसिड का एक मॉलिक्यूल जब माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जाता है तो ये सारे हमें बाय प्रोडक्ट मिलते हैं, बट हमें एक पायरुवेक एसिड तो मिला नहीं ना। हमें कितना पायरुवेक एसिड मिला है, 2, तो हम इस सबको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एंड रिजल्ट क्या मिलेगा, जब 2 पायरुवेक एसिड कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाता है तो हमें 6 कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाते हैं। और यही तो हमने बोला था, 6 कार्बन डाइऑक्साइड मिलने का मतलब है ग्लूकोज हैज बीन कंप्लीटली ऑक्सीडाइज इन एरोबिक रेस्पिरेशन। उसके बाद एंड प्रोडक्ट अगर आपसे पूछा जाए तो क्या मार्क करोगे, 8 NADH, 2 FADH, तो सब कुछ डबल हो जाएगा, 2 ATP। क्यों, क्योंकि 2 टर्न ऑफ लिंक रिएक्शन चलेगी और 2 टर्न ऑफ क्रेब्स साइकिल चलेगी। समझ में आया बच्चों? तो ये हमारी कहानी है लिंक प्लस क्रेब्स साइकिल की। इसको थोड़ा और अगर सिंप्लीफाई करके आपको बताऊं तो आप देखो, हमने स्टार्ट किया था ग्लूकोज से। ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल लिया था, वो ग्लूकोज कहां गया था, ग्लाइकोलिसिस में, जहां पर उस ग्लूकोज की स्प्लिटिंग हुई थी। स्प्लिटिंग की वजह से मैंने बहुत सारे डॉट 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 लाइन दिखाई है। क्यों, क्योंकि ये एक स्टेप प्रोसेस नहीं होता कन्वर्जन, 10 स्टेप लगते हैं एक ग्लूकोज को 2 पायरुवेक एसिड में तोड़ने के लिए। ग्लूकोज कितने कार्बन होता है, 6 कार्बन। पायरुवेक एसिड कितने कार्बन होते हैं, 3-3 कार्बन। ठीक है, फिर हमने एक मॉलिक्यूल का लेके समझा है, तो समझो एक पायरुवेक एसिड है, किसमें चला जाता है, एक टर्न ऑफ लिंक रिएक्शन में, क्या बनाता है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम में। वो 1 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम में कितने साइकिल चलाएगा, 1 साइकिल चलाएगा क्रेब्स साइकिल की। फिर ये भी तो है हमारे पास, ये जब लिंक रिएक्शन में जाएगा तो क्या बनेगा, एसिटाइल कोएंजाइम में। एसिटाइल कोएंजाइम में फिर किसमें एंट्री मान लेगा, क्रेब्स साइकिल में। तो अगर ध्यान से देखो तो ग्लाइकोलिसिस कितनी बारी चली, सिर्फ एक बारी चली है, बट लिंक रिएक्शन कितने बारी चला, एक बार यहां एक बार यहां, तो 2 टर्न चला है। और क्रेब्स साइकिल भी कितनी बार चल रहा है, एक इस एसिटाइल कोएंजाइम के लिए बच्चों और एक इस एसिटाइल कोएंजाइम के लिए, तो ये भी कितना हो गया, 2 टर्न हो गया। तो यही आपने याद रखना है, यही है इसका सब कुछ। ठीक है, अब ये भी समझ लो यार कि एक ग्लाइकोलिसिस है, इसको ऐसे नहीं लिख सकते। ये देखो, एक ग्लूकोज है, जब ये ग्लाइकोलिसिस में गया, किसमें गया, ग्लाइकोलिसिस में गया, तो क्या बना, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेक एसिड। उस दौरान कितने एटीपी बने थे नेट, 2, और कितने NADH बने थे, 2। ये 2 पायरुवेक एसिड 2 बारी लिंक रिएक्शन करेगा, अभी दिखाया था। तो ये क्या चला है बच्चों, 2 टाइम्स लिंक रिएक्शन। तो जब 2 टाइम लिंक रिएक्शन चलेगा तो हमें क्या मिलेगा, 2 NADH मिलेगा और 2 बार डीकार्बोक्सिलेशन होगा। 2 बार लिंक रिएक्शन चलेगा तो वी विल गेट 2 एसिटाइल कोएंजाइम में। 2 एसिटाइल कोएंजाइम में किसमें चला जाएगा, 2 टर्न ऑफ क्रेब्स साइकिल। इसीलिए 3 की जगह 6 NADH लिखा हुआ है, 2 की जगह 4 CO2 लिखा हुआ है और 1 की जगह 2 FADH लिखा हुआ है, 1 ATP की जगह 2 GTP लिखा हुआ है। क्लियर है, क्योंकि हमने सब कुछ डबल डबल कर दिया। क्यों, क्योंकि क्रेब और लिंक 2-2 बारी चलते हैं फॉर 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बच्चों। तो ये हमें समझना था। ठीक है, और जो क्वेश्चन आता है बच्चों, एक और चीज बता देती हूँ, एक और चीज बताती हूँ। देखो यहां पर लास्ट आई गेस 19 या 20 में क्वेश्चन आया था कि एक क्रेब्स साइकिल में, एक टर्न ऑफ क्रेब्स साइकिल में कितनी बार सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हो रही है। तो देखो ब्लैक बोर्ड पर ही आंसर है बच्चों, इस साइकिल में ही सारा खेल है। साइकिल को याद कैसे करना है मैम ने आपको बहुत जल्दी से बता दिया था विद द हेल्प ऑफ दैट निमोनिक्स। ठीक है, तो यहां पर देखो एक ही बार तो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन है, तो 1 टाइम। अगर क्वेश्चन होता 2 टर्न के लिए तो सोचो हम क्या मार्क करते, सोचो 2 टर्न के लिए तो ये साइकिल एक बार और चलती तो कितनी बार होता, 2 बार सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। तो क्यों ना हम इस बात को लिख लें कि फॉर 1 टर्न ऑफ क्रेब्स साइकिल यू विल हैव 1 सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, 1 सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, उसके बाद एक और तरीके का क्वेश्चन आ सकता है कि ये देखो NADH और FADH क्या हो रहे थे, कब बन रहे थे ये, जब डिहाइड्रोजनेशन हो रही थी, है ना, जब क्या हो रही थी, डिहाइड्रोजनेशन। तो इनको बनाने के लिए 3, इनको बनाने के लिए 3 हाइड्रोजनेशन ये, 1 इनको बनाने के लिए 1 हाइड्रोजनेशन ये, तो टोटल कितनी हो गई, 4 टाइम्स क्या चली है बच्चों, डिहाइड्रोजनेशन चली है। 4 टाइम्स क्या चली है, डिहाइड्रोजनेशन चली है फॉर 1 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए, फॉर 1 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए। अब
रटोगे बच्चों तो फिजियोलॉजी है, आंसर तुम्हारे गलत ही बनेंगे। रटना नहीं है, क्वेश्चन समझना है। मैंने एक मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए के लिए सारी बातें की हैं। अगर क्वेश्चन में 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम हो, बार बार लिखने की या बताने की जरूरत नहीं है, आपको खुद समझ में आना चाहिए। हम इसमें से सब में क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां पर एसिटाइल कोएंजाइम ए से पूछा हुआ है। अगर क्वेश्चन में पायरुविक एसिड से पूछा जाए कि जब 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाएंगे इन एरोबिक रेस्पिरेशन, होमवर्क है आपका, सवाल है आपसे, सोचना है आपको। 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड जब कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाएंगे इन एरोबिक रेस्पिरेशन, हाउ मेनी टाइम्स डिहाइड्रोजनेशन विल टेक प्लेस। ठीक है, हाउ मेनी टाइम्स डिहाइड्रोजनेशन विल टेक प्लेस, दिस इज योर होमवर्क। ठीक है, मैं भी देखना चाहती हूं कि आप लोग का डायरेक्शन जो जा रहा है वो सही जा रहा है या नहीं। ठीक है, तो इस पे सब गौर फरमाएंगे बच्चों क्वेश्चन पर और आंसर्स देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सारा लिंक रिएक्शन एंड क्रेब्स साइकिल। दैट मीन्स बच्चों, दैट मीन्स कि हमारा जो ग्लूकोज है वो ये पूरा का पूरा हमने क्या पढ़ा है, ये हमने पढ़ा है जब लिंक रिएक्शन शुरू हो जाती है तो एरोबिक रेस्पिरेशन शुरू हो जाता है। दैट मीन्स एक ग्लूकोज कंप्लीटली तोड़ा जा चुका है एरोबिक रेस्पिरेशन में। बट यार सोचने वाली बात यह है कि एक ग्लूकोज के टूटने से एनर्जी कितनी मिली। अगर मैं डायरेक्ट एटीपी की बात करूं, डायरेक्ट एटीपी फॉर्मेशन क्या कहलाता है, डायरेक्ट एटीपी फॉर्मेशन सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कराता है। ठीक है, तो यहां पर तुम्हें सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन अगर काउंट करोगे तो कितनी एटीपी दिखाई दे रही है, 2 एटीपी यहां दिखाई दे रही है, 2 एटीपी यहां दिखाई दे रही है। यार इसका मतलब ये है क्या ग्लूकोज के पास इतना मेहनत किए, हम पढ़ते पढ़ते पागल हो जाते हैं, सेल तोड़ता है ग्लूकोज को सिर्फ 4 एटीपी देने के लिए, ओनली 4 एटीपी नहीं ना। हमने पहले भी पढ़ा हुआ है बच्चों, थोड़ा आइडिया तो हमें ये है कि इस NADH में और इन FADH में भी एनर्जी छुपी हुई है। किस फॉर्म में छुपी हुई है, एटीपी के फॉर्म में छुपी हुई है, बट अभी वो हमें दिखाई नहीं दे रही। जैसे यार हम सोना खरीदते हैं, डायमंड्स खरीदते हैं, वो भी तो फॉर्म ऑफ मनी है ना, चेक बनाते हो तुम, वो भी तो फॉर्म ऑफ मनी है ना, बट वो डायरेक्ट फॉर्म नहीं है। कैश इज द डायरेक्ट फॉर्म है ना, वो सारे इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ मनी है। तो पैसा ही, ऑब्वियसली प्रॉपर्टी पैसा है, बट वो डायरेक्ट नहीं है, कैश डायरेक्ट है। सिमिलरली डायरेक्ट एटीपी तो हमें मिली ही है, बट हमें इनडायरेक्ट फॉर्म भी चाहिए, क्योंकि ये एटीपी जो डायरेक्ट मिली है वो बहुत कम है, वो सिर्फ 4 है। तो छुपी हुई जो एटीपी है किसमें है, NADH और FADH में, इनको हमें तोड़ना है। ठीक है, तो इनको तोड़ के भी एटीपी मिलती है। कैसे तोड़ते हैं हम इसको, जब ये NADH FADH को सबको कहां भेजा जाता है, ETS में, तब हमें पता चलेगा कि एक NADH के पास कितनी एटीपी है बच्चों और एक FADH के पास कितनी एटीपी है। Then we will get to know that one glucose has how many ATP molecule। ठीक है, अभी ये कहानी यहीं पर खत्म नहीं हुई है, बट यस आज का लेक्चर में हमने सिर्फ लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल पढ़ा है बच्चों, सो दैट इज ओवर। बट प्लीज 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 आई वुड जस्ट रिक्वेस्ट कि कम प्रिपेयर्ड विद द रिवीजन पार्ट, बिकॉज जैसा मैंने पहले भी बताया था ये सारे टॉपिक्स इंटरकनेक्टेड हैं। अगर आप यहाँ तक रिवाइज करके नहीं आए तो आपको ETS समझने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, देन रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट आप नहीं बना पाओगे। रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट का मतलब है एक ग्लूकोज के पास कितनी टोटल एटीपी बनी है। ठीक है, तो प्लीज एक बार आप रिवाइज करके आना बच्चों, NCERT पढ़ के आना, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट जब टर्न पे तो ETS पढ़ेंगे। ठीक है, बट यहीं पर खत्म नहीं होती आज का लेक्चर, होता आज का लेक्चर। अब हम पढ़ेंगे बच्चों थोड़े से क्वेश्चंस। ठीक है, चलो आओ देखते हैं। विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल हमने पूरा का पूरा पढ़ लिया है। देयर आर 3 पॉइंट्स इन द साइकिल वेयर NAD प्लस इज रिड्यूस टू NADH प्लस H प्लस। हाँ, 3 पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, जहां जहां पर NAD प्लस का रिडक्शन होता है NADH बनाने के लिए। There is one point in the cycle where FAD plus is reduced to FADH2, बिल्कुल सही बात है, जहां पर सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज लगा हुआ है। During conversion of succinyl coenzyme A to succinic acid, a molecule of GTP is synthesized, बिल्कुल सही बात है, काइनेज लगा होता है और एक GTP बनता है। The cycle start with condensation of acetyl group with पायरुविक एसिड, नहीं, पायरुविक एसिड के साथ कंडेंसेशन नहीं होता बच्चों। नोट्स देखो, नोट्स में लिखा हुआ है एक्सैलोएसिटिक एसिड के साथ कंडेंसेशन होता है। तो क्या देखो कितना सिंपल है, डी ऑप्शन इज इनकरेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। लोकेशन ऑफ SDH एंजाइम इन क्रेब्स साइकिल। SDH है सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। ठीक है,
सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज कौन सा रिएक्शन कैटेलाइज कराता है, दिखा देती हूँ। सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज जो रिएक्शन कैटेलाइज कराता है, ये देखो, ये रहा सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, इसी को हम बोलते हैं SDH। ये क्या करा रहा है, FAD प्लस को FADH2 में कन्वर्ट करा रहा है, या ये कह सकते हो सक्सिनिक एसिड को किस में कन्वर्ट करा रहा है, फ्यूमेरिक एसिड में। ठीक है, तो यार बच्चों को जो डाउट होता है ना, वो डाउट ये होता है मेरे बच्चों कि ये रिएक्शंस कहाँ चल रही हैं, सारी की सारी मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स में चल रहा है ना क्रेब्स साइकिल। दैट मीन सारी की सारी एंजाइम्स भी कहां पे प्रेजेंट होंगी, एंजाइम्स भी प्रेजेंट होंगी मैट्रिक्स में, बिल्कुल सही सोचते हो। बट देयर इज वन एक्सेप्शन, एक्सेप्शन इज SDH। ये जो SDH एंजाइम है ना, दैट इज फाउंड एसोसिएटेड विथ, दैट इज फाउंड एसोसिएटेड विथ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो आंसर क्या मार्क करोगे, मैट्रिक्स मत मार्क करना, -4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपने याद रखनी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है इन द एब्सेंस ऑफ O2। ठीक है, देख लेते हैं। फेवर्ड बाय कोएंजाइम NADP+, मुझे यहीं पर गलत दिख गया, ये देखो कैसे होगा NADP+, आपने कहीं पर देखा NADP+, आपने NAD+ देखा है, NADP+ का इस्तेमाल होते हुए कहीं नहीं देखा है क्रेब्स साइकिल में, एंटायर रेस्पिरेशन में कहीं नहीं देखा है। तो ये जो स्टेटमेंट है ना, ये बिल्कुल, ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, ठीक है, अच्छा लेकिन इसमें तो करेक्ट बताना है ना। एक सेकेंड, ये तो गलत ही है, एक सेकेंड, देखो ऐसा हमसे भी हो जाता है, इसलिए आपको ध्यान से पढ़ना है। दिस इज फॉल्स। उसके बाद है इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स कंटेन 4, 5 एंड 6 कार्बन। हाँ, 4 वाले भी होते हैं, लास्ट के सारे 4 वाले हैं, एक 5 वाला भी है और 6 वाला भी है, दिस इज ट्रू। उसके बाद है सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल इज अ 3 कार्बन कंपाउंड। सबस्ट्रेट जो मॉलिक्यूल होता है वो तो 2 कार्बन होता है ना, वो क्या होता है, वो तो 2 कार्बन होता है। सो दैट इज फॉल्स। किस 2 कार्बन की बात करें, एसिटाइल कोएंजाइम में की, तो ये फॉल्स हो गया, ये फॉल्स। अच्छा, हमने इसके बारे में बात नहीं की, हमने लिखा है अकर्स इन साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया। पहली बात तो ये इट इज अ पार्ट ऑफ विच रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल इज अ पार्ट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। तो एब्सेंस थोड़ी होना चाहिए, प्रेजेंस होना चाहिए, तो ये भी फॉल्स है। तो एक ही स्टेटमेंट सही बना, दैट इज C। ठीक है, बट ये बहुत जरूरी है बच्चों, सारे ऑप्शंस को देखो और फिर अपने आंसर्स को मार्क करो। नेक्स्ट है, in Krebs cycle the FAD participates as electron acceptor during the conversion of। अभी हमने देखा था ना कि FAD इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके रिड्यूस हो रहा है, बट किस स्टेप में हो रहा है, जब सक्सेनिक एसिड से क्या बन रहा है, फ्यूमेरिक एसिड। तो चलो मार्क कर देते हैं, सक्सेनिक एसिड से कन्वर्ट होके क्या बनाता है, फ्यूमेरिक एसिड। ठीक है, सक्सेनिक एसिड टू फ्यूमेरिक एसिड, दिस इज द राइट स्टेटमेंट। फिर है इन विच ऑफ द फॉलोइंग द 2 नेम्स रिफर टू द वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, तो क्रेब्स साइकिल को कैल्विन साइकिल बोलते नहीं, कैल्विन साइकिल आप पढ़ोगे फोटोसिंथेसिस में। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल एंड सिट्रिक एसिड साइकिल, यस, इन दोनों का मतलब सेम है। सिट्रिक एसिड साइकिल, कैल्विन साइकिल नहीं। ठीक है, यहां पर यूरिया साइकिल दिया हुआ है, ये भी गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट है प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ TCA, एनसीईआरटी स्टेटमेंट है, जो एक्सेप्टर होता है वो ऑक्सैलोएसिटिक एसिड होता है, जो कंडेंसेशन रिएक्शन में जाता है एसिटाइल कोएंजाइम के साथ, तभी हमें मिलता है पहला प्रोडक्ट सिट्रिक एसिड। ठीक है, तो ये भी हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट है इन TCA हाउ मेनी रिड्यूस्ड कोएंजाइम्स आर प्रोड्यूस्ड फॉर 1 मॉलिक्यूल। देखो जैसा क्वेश्चन पूछेगा वैसा आंसर करेंगे। 1 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम के लिए हमने पूरा का पूरा नोट्स लिखा हुआ है, चलो चलते हैं। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम के लिए बच्चों ये देखो, रिड्यूस्ड कोएंजाइम्स, ये NADH, ये कंसेप्ट पढ़ाया हुआ है, और FADH क्या है, रिड्यूस्ड कोएंजाइम्स तो हैं। NAD+ जब रिड्यूस हो जाता है तो NADH बनाता है, FAD+ जब रिड्यूस हो जाता है तो FADH बनाता है। तो ये दोनों क्या है, रिड्यूस्ड कोएंजाइम्स। तो कितने बन रहे हैं फॉर 1 मॉलिक्यूल, 3 + 1 4। देखो आंसर क्वेश्चन ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे। हाँ, ऑप्शन में लिखा हुआ है 3 NADH2 बनता है, 1 FADH2, ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम के लिए ऐसा ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों 5 कार्बन इंटरमीडिएट, 5 कार्बन एक ही बनता है, दैट इज अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। सिट्रिक एसिड कितना होता है, 6 कार्बन का। सक्सेनाइल कोएंजाइम में 4 कार्बन का। फ्यूमेरिक एसिड 4 कार्बन का। ठीक है, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड 5 कार्बन का होता है।
ओके नेक्स्ट. सो यस, दिस वाज ऑल अबाउट योर लिंक रिएक्शन एंड क्रेब्स साइकिल, जिसमें हमने एक मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में भी समझ लिया है बच्चों, दो मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में भी समझ लिया है, और ये भी सीख लिया है कि भैया ये फिजियोलॉजी है, जिस हिसाब से क्वेश्चन आए उस हिसाब से मार्क करना है. वी हैव डन ऑल द निमोनिक्स पार्ट एज वेल. निमोनिक्स को 2-3 बार लिख लेना, आपको सारे साइकिल विथ रिस्पेक्ट टू एंजाइम्स भी याद हो जाएंगे. और बच्चों जैसा भी हमने देखा था, एंजाइम्स याद हो जाएंगे तो आपको ये भी याद हो जाएगा कहाँ पर डिहाइड्रेशन हुई है, कहाँ पर CO2 निकला है, और कहाँ पर FADH बन रहा है. सब कुछ आपको याद हो जाएगा. थोड़ा सा 5% एक्स्ट्रा मेहनत अपने से भी करनी पड़ेगी, ठीक है? तो उसके लिए तैयार रहना रेस्पिरेशन चैप्टर में, और रिवाइज करके आना. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर.